So hello my dear friends, welcome all of you to this amazing platform of chemistry वाला. Myself Simanth Mishra, your biology faculty. ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है. पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखे, उसके बाद हम लोग पहुंचे उसका आपका जो फर्स्ट टॉपिक था कि जीव क्या है, इट मीन्स व्हाट इज लिविंग. तो उसमें हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे कि क्या क्या फीचर्स अर्थात गुण होने चाहिए एक जीव होने के लिए. तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, थोड़ा बेसिक एक बार पढ़ने का थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे. ओके, तो देखिए हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज लिविंग, अर्थात जीव क्या है. तो हम लोग क्या देखे थे, जीव क्या है. तो व्हाट इज लिविंग, ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन देने के बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक यही था कि जीव क्या है. तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, जीव क्या होता है. तो इसके लिए हम लोग कुछ कंडीशंस देखे थे, जिसमें का आपका फर्स्ट कंडीशन सेल क्या है, सेकेंड था आपका प्रोटोप्लाज्म, थर्ड था आपका मेटाबॉलिज्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फोर्थ था आपका ग्रोथ, फाइव था आपका रिप्रोडक्शन, और एक लास्ट आपका था, इधर ही लिख देते हैं, ये फिफ्थ और सिक्स्थ था आपका कॉन्शियसनेस. तो ये आपका मेजरली 6 टॉपिक थे जो हम लोग आपका फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर मिलाकर पढ़े थे. तो इसमें क्या था, आपका पहला होना चाहिए शर्त कि जीव होने के लिए आपकी क्या क्या शर्तें होनी चाहिए. तो इसमें आपका पहला शर्त क्या है कि वो उसके अंदर सेल होना चाहिए, अर्थात वो कोशिका से मिलकर बना होना चाहिए. ओके, दूसरा टॉपिक आपका था प्रोटोप्लाज्म, हिंदी लिख दे, लिख ही दे रहे हैं, कोशिका. ये है आपका जीव द्रव्य. तीसरा था आपका उपापचय अभिक्रिया. चौथा था आपका वृद्धि. पांचवा है आपका जनन. छठा है आपका चेतना. ओके, तो आपका फर्स्ट टॉपिक जो था आपका कि सेल होना चाहिए, अर्थात जब भी कोई लिविंग होगा तो वह सेल का बना होगा. सेकेंड टॉपिक था आपका प्रोटोप्लाज्म, अर्थात जीवद्रव्य क्या बना होना चाहिए. जीवद्रव्य आपका क्या था, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और आपका तीसरा था साइटोप्लाज्म. मतलब क्या मैं बोला, एक तो आपका था केंद्रक, दूसरा कोशिका झिल्ली, तथा तीसरा था आपका कोशिका द्रव्य. जब आपका ये तीनों कोशिकांग आपस में मिले तो आपका प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीवद्रव्य का निर्माण किए. ठीक है, फिर तीसरा हम लोग देखे थे उपापचय अभिक्रिया. मतलब क्या था कि हमारे शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को उपापचय अभिक्रिया कहते हैं. इसको 2 टाइप देखे थे, एक था आपका एनाबोलिज्म जिसे हम लोग बोले थे उपचय क्रिया, दूसरा था हमारा कैटाबोलिज्म जिससे हम लोग बोले थे अपचय क्रिया. उपचय हम लोग क्या एग्जाम्पल दिए थे, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा आपका था अपचय क्रिया जिसका हम लोग एग्जाम्पल दिए श्वसन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था आपका ग्रोथ. तो ग्रोथ हम लोग देखे थे, एक तो लिविंग की केस में, एक नॉन लिविंग की केस में. तो यह जो आपका केस है, अभी तक तो ये
जो ये तीनों है, ये और ये तीनों आपके विशिष्ट गुण थे। मतलब क्या कि यह गुण केवल और केवल सजीवों में पाए जाएंगे। आता है बात अब वृद्धि का, तो वृद्धि क्या है, यह आपका सजीवों में पाया गया था, निर्जीवों में पाया गया था। सजीव में जब हम वृद्धि देखे थे तो सजीव में हमारी वृद्धि दो टाइप से हुआ था। एक तो था कि उसके मास में ग्रोथ हो रहा था, दूसरा था उसके सेल में ग्रोथ हो रहा था। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग एक ह्यूमन का ले लिए थे एग्जाम्पल, दूसरा हम लोग ले लिए थे ट्री का एग्जाम्पल, पेड़ का एग्जाम्पल। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, जब आपका सजीव रहा तो सजीव के केस में आपका जब ग्रोथ हो रहा है तो वो इंट्रेंसिक ग्रोथ हो रहा था। मतलब कि जब आपका सजीव है तो उसमें आपका आंतरिक वृद्धि होगा, जबकि जब हम एग्जाम्पल लिखे रेत के टीलों का या पहाड़ का, तो वहां पर आपका निर्जीव का जब बात हुआ तो वहां पर आपका ग्रोथ हुआ एक्सट्रेंसिक, इट मीन्स आपका बाह्य वृद्धि। क्लियर इतना पॉइंट। तो जो आपका ये वाला गुण था, ये वाला गुण, इसको अलग से दिखा दिए, इसको अलग से, ये आपका विशिष्ट गुण नहीं है। ओके, क्लियर है ना ये कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका निर्जीव में पाया गया था। यह गुण, यह गुण, यह गुण, ये तीनों आपका सजीव में पाया गया था, क्योंकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आपका कोशिका है, कोशिका जब नहीं रहा तब आपका जीवद्रव्य नहीं रहेगा, जब जीवद्रव्य नहीं रहा तो उपापचय अक्रिया नहीं हुआ। क्योंकि कोशिका के जो तीन भाग हैं, इन्हीं तीनों का मिलकर आपका जीवद्रव्य बना था, और जीवद्रव्य के अंदर ही आपका यह रासायनिक अभिक्रिया घट रहा था। इसलिए यह तीनों आपस में मिले हुए हैं, जब एक नहीं रहा तो दूसरा आपका अस्तित्व में नहीं रहेगा। ऐसे वृद्धि था तो वृद्धि में आपका नॉन लिविंग भी देखने को मिला था, लिविंग भी देखने को मिला था। फिर आपका कल, इट मीन्स जो आपका लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ये जनन आपका फर्स्ट टॉपिक था। जनन क्या है आपका, ये तो आपके नॉन लिविंग में तो नहीं पाया जाएगा, तो मतलब ये था शुरू में हम लोग ये जाने थे कि ये विशिष्ट गुण है, पर बाद में जब हम लोग देखे कि ये आपका सजीव के कैटेगरी में ही कुछ ऐसे अपवाद हमें देखने को मिल गए, जिससे हमें यह पता चला बाद में कि यह आपका विशिष्ट गुण नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या लिए थे, याद है क्या किसी को? इसका एग्जाम्पल हम लोग यह लिए थे, पहला तो था आपका खच्चर, जिससे हम लोग बोले थे म्यूट। उसके बाद हम लोग क्या लिए थे, अनुर्वर नर या मादा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लिए थे श्रमिक मधुमक्खी। यहां से हमें यह पता चला कि ये जो आपका जनन वाला गुण है यह भी आपका विशिष्ट गुण नहीं है। क्लियर पॉइंट। अब आपका जो लास्ट पॉइंट था वो था चेतना। तो चेतना में हम लोग क्या बताए थे कि हमारे आसपास पाए जाने वाले संवेदनाओं को हम महसूस करते हैं। मैंने क्या बोला कि हमारे आसपास पाए जाने वाली संवेदनाओं को हम महसूस करते हैं तथा उसके अनुकूल जो प्रतिक्रिया दिखाते हैं उसे ही हम क्या बोले थे, चेतना। इसका एग्जाम्पल हम क्या दिए थे, जैसे कोई बाइक या कोई भी आपका 4 व्हीलर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप रोड पर चल रहे हैं, जब आप देखें तो आप क्या तुरंत प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि आप वहां से साइड हो जाएंगे। या कोई गर्म टी या कॉफी है उसको जब आप छुएंगे हाथ जलेगा तुरंत हाथ हटा लेंगे। ये आपका एक गुण है जिससे हम बोलते हैं चेतना। एक पॉइंट और आप क्लियर रखिएगा कि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि चेतना जो है इसमें एक आता है टॉपिक आपका स्वचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो यह जो आपका गुण है इसको आप थोड़ा लिख लीजिएगा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस अर्थात स्वचेतना। तो स्वचेतना आपका केवल और केवल मनुष्यों में पाया जाता है। ओके, बस ये आपका टॉपिक कल उसमें का मतलब छूट गया था कि स्वचेतना ये जो गुण है आपका केवल और केवल मनुष्यों में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जब देखे थे, पहला तो हम लोग देख लिए थे कि सजीवों में अर्थात जंतु या पादप। तो जंतु में जब हम इसका एग्जाम्पल देखे तो जंतु में एग्जाम्पल हमारा यह था कि हमें दिए थे एग्जाम्पल, जैसे मछली का दे दिए थे कि वो आपका सीजनली ब्लीडिंग करती है, अर्थात उसका रिप्रोडक्शन का टाइम मेजरली आपका बरसात के मौसम में होता है। एक एग्जाम्पल उसका ये दे दिए थे। पादप के केस में अर्थात पेड़ पौधों के केस में हम ये एग्जाम्पल अपना देखे कि इसमें आपका संवेदना जो था आपका ताप के प्रति भी संवेदना दिखा रहा था, इसके प्रति कुछ प्रतिक्रिया दिखा रहा था।
दूसरा आपका जल के प्रति था। जल के प्रति क्या था कि जो आपका जड़ है वो आपका जल की ओर, भूमि के अंदर जल की ओर वृद्धि करता है मैक्सिमम पार्ट, क्योंकि उसको जल से फ्लोएम जाइलम नाम का कुछ वर्ड सुनोगे आप लोग, तो वहां से उसी के द्वारा वो अपना जल को या खनिज लवण को पूरे पौधे के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है जड़, इसलिए उसमें उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जल। ठीक है। और आपका तीसरा पॉइंट था प्रकाश। तो प्रकाश उसमें क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो प्रकाश के उपस्थिति में वो अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करता है, जिसके फलस्वरूप वो अपना भोजन बनाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जब आपसे कोई पूछे कि चेतना में आप पादप का जब कोई एग्जाम्पल जब आपसे पूछते हैं, तो आप उसका एग्जाम्पल टेस्टमीनॉट नाम का एक प्लांट होता है जिससे आप छुई मुई करते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये जो आपका छुई मुई का एक पौधा होता है, इसको जैसे ही आप टच करेंगे वैसे ही वो अपना पत्तियां मुरझा लेती है। यह गुण है आपका चेतना। ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल था जो मैं उस दिन नहीं दे पाया था, आज आप उसको नोट कर लीजिएगा। ये तो आप एक पॉइंट इसमें चेतना में किया सेल्फ कॉन्शियसनेस अर्थात स्वचेतना आपका मनुष्य में पाया जाता है। जब आपसे कोई पूछे कि पादप के केस में आप कोई एग्जाम्पल दीजिए, जैसे जंतु के केस में आप एग्जाम्पल दिए थे मछली का, सेम उसी प्रकार पादप के केस में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं टच मी नॉट। पादप का नाम ये टच मी नॉट अर्थात छुई मुई का पौधा। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट था आपका उसमें कि एक कोश के जीव के लिए जब हम आप ये चेतना का बात किए थे, तो वहां पर हम लोग आप एग्जाम्पल लिए थे अमीबा का। अमीबा में हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए थे कि जब आपका विपरीत परिस्थिति आता है, संवेदना उसे महसूस होता है, तो वो अपने चारों तरफ एक प्रकार का लेयर का निर्माण करता है, जिससे हम लोग शिष्ट बोले थे। ठीक है। उस शिष्ट का क्या कार्य होता है कि वो उसे बाहरी परिस्थिति से, बाहरी इन्वायरमेंट पर्यावरण से उसे सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अंदर अमीबा अपना नॉर्मल जैसे डेली लाइफ अपना जीवन व्यतीत करता है वैसे व्यतीत करता रहता है, अंदर अपना निषेचन अर्थात रिप्रोडक्शन क्रिया भी संपन्न करता है। और जब अनुकूल परिस्थिति आता है तब अपने बाहर से वो लेयर को ब्लॉक अर्थात तोड़ देता है और अपने अंदर से अमीबा को बाहर निकाल देता है। इतना पॉइंट क्लियर। इतना हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। अब आगे के लेक्चर में एक पॉइंट और हम लोग आए थे, क्या था वो, इसके बाद था जैव विविधता, बायो डाइवर्सिटी। जिसे हम लोग क्या बोले थे अपना जैव विविधता। ठीक। तो जरा तो ये आपका था बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का सीधी डिफिनेशन से पहले समझिए कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। आप अपने घर में ही देखिए, आपके भैया अलग, आपके पिताजी अलग, आपके दादाजी उनसे भी अलग। किसी दूसरे गांव मोहल्ले में जाइए, वहां की लोगों का अलग रहेगा दिनचर्या, वहां के लोगों का जीवन शैली अलग रहेगा। अपने घर में जंतुओं को देखिए, कहीं गाय है तो कहीं भैंस है तो कहीं बकरी है तो कहीं घोड़ा है तो कहीं कुछ है। इसी प्रकार से अनेक जगह पर आपको अनेक प्रकार के जीवों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। आप सिटी में हैं तो कभी नहीं देख सकते आप डाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या है आप नहीं समझ सकते। आपको इसके समझने के लिए जाना पड़ेगा जू, आपको इसे समझने के लिए जाना पड़ेगा चिड़ियाघर। नहीं वहां जा सकते हैं, किसी जंगल में जाइए, वहां देखिए क्या होता है जैव विविधता। तो जैव विविधता मैंने बताया क्या था, हमारे आसपास पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जीवों की प्रकार को ही हम जैव विविधता कहते हैं। मैंने क्या बोला कि हमारे आसपास जितने भी प्रकार के जैव अर्थात जीव पाए जाते हैं हम उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जैव विविधता था। अब इसके बाद आपका एक संस्था था, जो संस्था मैंने पिछले वाले वीडियो में बता पाया। तो आपका एक संस्था है यहाँ पर जिसका नाम है IUCN। IUCN आपका एक संस्था है और इसी के अनुसार अभी तक 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज
अर्थात आयुसीएन एक संस्था है जिसके द्वारा हमें यह पता है कि लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज का खोज हो चुका है। अब एक बार इसको हिंदी में समझ लीजिए कि 1.7 मिलियन को हम 17 लाख भी कर सकते हैं। 17 लाख, तो 17 लाख से 18 लाख प्रजातियों की खोज अब तक हो चुकी है आयुसीएन संस्था के अनुसार। ओके, अब इसके बाद ये जो आपका 17 लाख से 18 लाख जातियों की खोज हो चुकी है, इसमें से आपका 12 लाख में आपके जंतु हैं। 12 लाख आपका जंतुओं का प्रजाति है तथा 5 लाख आपके पादपों का हो जाता है। ये जो आपका 1.7 मिलियन या 17 लाख से 1.8 मिलियन या 18 लाख स्पीशीज की खोज हो चुकी है आयुसीएन संस्था के द्वारा। इसके अंदर आपका 12 लाख जो होता है प्रजाति, उसमें आपका जंतु केवल आ जाता है और 5 लाख में आपके पादप आ जाते हैं। अब ये 12 लाख प्रजाति जंतु का अर्थात क्या है, जैसे इसमें एक पादप अकेला एक प्रजाति, कोई पौधा है अकेला एक प्रजाति, कुत्ता अकेला एक प्रजाति, मतलब ऐसे कुत्ता बिल्ली शेर जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है, ये सब नाम जितने भी हैं इन सब का अकेले अकेले एक एक प्रजाति है। ठीक, अब आपका एक दिमाग में आपके उड़ सकता है कंफ्यूजन कि सर ये आयुसीएन संस्था ठीक है, कोई संस्था है, मान की है कोई संस्था, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसको भी आप देख लीजिए। यहां इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये है आपका इसका फुल फॉर्म। क्लियर? बायोडाइवर्सिटी में हम लोग सबसे पहले क्या देखें, ये है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग देखें सबसे पहले डिफिनीशन जो हम लिखवाए थे पिछले लेक्चर में, वो आप याद रखिए। डिफिनीशन क्या था कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जीवों की अनेक प्रजाति को ही हम आपका जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता में आपके कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हमें हमारे नग्न आंखों से नेकेड आई से दिखाई देते हैं, जैसे पादप कुछ जंतु, पर इसमें कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हमें हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, जैसे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ फंगस एक्सेट्रा। ये जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं तथा जो हमारे आंखों से दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जीव जंतु पादप आपस में मिलकर जैव विविधता में भाग लेते हैं। इतना पॉइंट क्लियर? आपका ये भी आपका क्लियर होता है। यहाँ पर 3 टॉपिक्स एक बार बस देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट इज जीव क्या है, जीव क्या है, पहला टॉपिक था आपका। दूसरा टॉपिक था आपका जीवों के लक्षण। पहला था आपका जीव क्या है अर्थात व्हाट इज लिविंग। दूसरा था आपका कि जीवों के लक्षण अर्थात फीचर ऑफ लिविंग्स। फिर आपका वहीं पर तीसरा टॉपिक था आपका जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता में यहां पर इतना होता है। केवल आपका कुछ और एक ही दो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें नोट करना है
इसको रफ करेंगे, फिर आपका ये थोड़ा सा बस पॉइंट है कुछ, उसको नोट करने के बाद आपका ये थर्ड टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम वर्गीकृत पे पहुंचेंगे। आफ्टर दैट हम नॉमेनक्लेचर अर्थात नामकरण करेंगे। तो पहले इसमें जो आपको नोट करने लायक दिखाई दे आप उसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब रब करते हैं। अभी तक हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़े, बस केवल ये पॉइंट याद कीजिएगा। ये जो आपका 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो आपका था, ये आपका हमारे हिसाब से नहीं, ये आपकी एक संस्था थी IUCN, उसके अनुसार ये आपका कुछ डाटा दिया गया था जो मैं आपके सामने रखा। और इसमें आपका ये जो पॉइंट है स्टार मार्क ब्लैक वाले से, आप इसका समझिएगा कि ये विशिष्ट गुण है। जैसे 1 2 3 और ये 4, ये आपका 4 विशिष्ट गुण था। वृद्धि और आपका रिप्रोडक्शन ये आपका विशिष्ट गुण नहीं था। ठीक है, तो अब इससे भी रब करते हैं, जगह की थोड़ी कमी है। तो अब आता है बात कि some important name तो अब ये कुछ नाम क्या है, ये कुछ सब इम्पोर्टेंस नेम, ये मेरा मतलब था कि यहाँ पर कुछ अब महत्वपूर्ण संस्थाओं का नाम आपको दिया जाएगा। जैसे आपका एक ब्रांच था IUCN, ठीक उसी प्रकार। तो अब मैं इस टॉपिक का यहाँ पर इस्तेमाल या उपयोग किस लिए किया, क्योंकि अब अभी तक हम लोग ये जाने कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थात जैव विविधता है, इसमें IUCN नामक संस्था के अनुसार हमें यह पता चला था कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज की खोज हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें से अब जब हमें ये रहा जानना कि अब इतना तो हो गया कि खोज कि आपका 12 लाख प्रकार 12 लाख जो है उसमें से आपका जंतु है, 5 लाख आपका पादप है। तो सर अब इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? जब आपको सीधे ऐसे पढ़ना रहा ना, आपका पूरा बीत जाएगा उसको पढ़ने में, आप अकेले नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपका साइंटिस्ट लोग जो हैं ये कुछ कैटेगरीज बनाती हैं कि किस में किसको रखेंगे, किसका किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो इसी सब के लिए हमें जरूरी पड़ता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। जैसे आपका पहला आता है ICBN, ये आपका फर्स्ट। तो ICBN क्या है? तो ICBN वह है एक ऐसी संस्था, बी यहाँ पर बी का अर्थ है बॉटनिकल बताते हैं, जैसे कुछ नए खोजे गए पादपों का, कुछ नए खोजे गए पादपों का नामकरण इस संस्था के अंदर बस इतना अधिकार है कि जो भी आपके नए पादपों का खोज किया जाएगा, जो भी नए पेड़ पौधे आएंगे, जो भी आपके नए पादप कुछ भी आ गया, आपका प्लांटी ये जो नीचे 5 लाख जातियां थी, इसमें से ये जो आपके नीचे 5 लाख जातियां भी जस्ट मैं पीछे लिखा था, उनका जब आपका नामकरण करने का बात आया, वो आपका जिम्मेदारी ICBN उठाएगी। अब ये हुआ कि अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ICBN का फुल फॉर्म आपको लिखना रहा तो लिखेंगे इंटरनेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये सब आपका सीधे नीट में भी कभी का पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN, और नीचे भी एक दो आएगा उन सब का। तो ये क्या था कि आपका इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल
नॉमेनक्लेचर। ठीक इसी प्रकार से आपका दूसरा आता है ICZN। यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी का अर्थ था आपका बॉटनिकल से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो जेड है, इसका ऊपर जैसे लिखा गया पादप का, वैसे यहाँ पर खोजे गए, यहाँ ऐड कर दिया नए जंतुओं का नामकरण। ये नामकरण जो टॉपिक है अभी कुछ टाइम बाद आएगा, उस पर भी ध्यान में दीजिएगा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये सब कि आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। पहला था आपका ICBN, यहाँ पर बी का अर्थ था आपका बॉटनिक अर्थात पादप से रिलेटेड है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जेड है, तो जेड है आपका जूलॉजिकल, अर्थात क्या है ये कि यहाँ पर ये जंतुओं से रिलेटेड है। बी मतलब पादप, बॉटनी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जेड अर्थात जूलॉजी अर्थात जंतु। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक, अभी तक तो हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या है आपका? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक इसी प्रकार से दूसरा था आपका ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN में क्या हुआ, कोई भी जब आपका नया प्रजाति हो जाएगा किसी भी जंतु का या जीव का, तो उसका आपका फुल फॉर्म करने का काम या उसका नॉमेनक्लेचर करने का काम, नामकरण करने का काम ICZN करेगा। ठीक इस प्रकार से जब कोई नया पादप का खोज होगा तो उसका फुल फॉर्म जो देगा वो है आपका ICBN। नॉमेनक्लेट अर्थात नामकरण का अर्थ क्या हुआ, इसके बाद का वो टॉपिक अभी आएगा, उस पर भी ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर बस आपको फुल फॉर्म की जरूरत थी, तो ये फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से आपका तीसरा आता है ICVN। ये क्या है इसमें आपका वायरस का नामकरण होता है। इसका फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वायरस का ठीक, और आपका लास्ट आता है ICNB। थोड़ा चौथे में और आप फर्स्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका ICNB है और यहाँ पर आपका ICBN है। ओके, जब आपका ICBN आ गया तब आपका यहाँ पर ये B फॉर बॉटनी हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर N पहले आया और B बाद में आया, तो यहाँ पर B का अर्थ बैक्टीरिया हो जाएगा। इसमें क्या होगा आपका बैक्टीरिया, इसे जीवाणु कहते हैं, और वायरस जिसे हम विषाणु भी कहते हैं। इसमें आपका क्या होगा, जीवाणुओं का नामकरण होगा। ऐसे ही इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका
इंटरनेशनल कोड ऑफ, इसमें नॉमेनक्लेचर पहले आ जाएगा आपका, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नॉमेनक्लेचर बाद में नहीं पहले होगा। इसमें बॉटनिकल में नॉमेनक्लेचर बाद में रहेगा, बॉटनिकल पहले रहेगा। ठीक है। ICBN क्या था आपका? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तीसरा था ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर। और लास्ट था आपका ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियाज। आपका यही मेजरली 4 संस्थाएं हैं जिनके ऊपर सभी का दायित्व होता है कि जितने भी आपके नए प्रकार के जीव या पादप जो भी हो, जिनका भी खोज हुआ रहे, इन्हीं लोग का कार्य होता है कि इन सब का नॉमेनक्लेचर अर्थात इन सब का कुछ न कुछ नाम रखें। ऐसा नहीं है कि हम हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी का भी नाम रख सकूं, कोई भी जब नया जीव मैं देखा, ये बस इन्हीं लोग के हक में होता है, तो ये लोग ये कार्य करेंगे। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर आपका जैव विविधता नामक टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। ओके, यहाँ पर आपका ये जो बायोडाइवर्सिटी नामक टॉपिक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। इससे पहले रब कर लिया जाए। तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट किए थे अपना चैप्टर, तो चैप्टर को स्टार्ट करते ही हम लोग सबसे पहले लिखे थे कि भूमिका क्या होगा, कि इस चैप्टर में हम टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का कि जीव क्या है, वो कंप्लीट कर लिया हम लोग। उसके बाद था हम लोग का कि फीचर्स ऑफ लिविंग्स अर्थात जीवों के लक्षण, वो कंप्लीट हो गया। तीसरा हम लोग का बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक था वर्गीकी। वर्गीकी, तो अब हम जा रहे हैं ये पढ़ने क्या होता है हमारा वर्गीकी, इसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्लियर? तो आपका क्या होता है वर्गीकी, इसे समझने के लिए पहले आप समझिए एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे माना मैंने बनाया कोई एक पादप, जस्ट एज्यूम कोई ये पौधा है, इस पे ये पत्तियां इसकी निकली हुई हैं, इसकी ये पत्तियां हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैंने ये कोई एक पौधा बनाया जो एकदम बिल्कुल नया है, नया खोजा हुआ एक पौधा है जिसके बारे में मैंने माना कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो क्या है ये? एक नया पौधा। तो क्या होगा नया पौधा जब मैंने खोज लिया? तो सबसे पहले जब मैं कोई नया पौधा खोजा तो मेरा क्या काम होगा कि पहले तो मैं ये करूंगा कि इसे जो मेरे एरिया में मैं पौधा देखा हुआ होगा उसे, या ये कार्य में ही नहीं कोई भी रहेगा यही कार्य करेगा, क्या करेगा,
मैंने जो पौधा खोजा या जो भी मैं कुछ एक नया पदार्थ खोज रहा हूँ, उसे खोजने के लिए मैं क्या करूंगा, खोज लिया, उसके बाद क्या करूंगा कि मैं इसको जो पहले मैं खोजा हुआ हूँ, मैंने या जो भी कोई हो खोजा है, इसे खोजने के लिए सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, पहचान। पहचान क्या होता है कि कोई आप ये जो पौधा खोजा है इस टाइप में क्या मैं कोई और पौधा पहले खोजा हुआ हूँ, यदि हाँ तो मैं उसके लक्षण को इससे आपका कंपेयर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या किया, कोई पौधा का जो खोजा तो उसे मैं सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करूंगा, आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान। मैंने कोई नया पौधा खोजा, ठीक इस पौधे के जैसे क्या कोई और पौधा है, यदि हाँ है तब तो ठीक है कि मैं इस पौधे को उसी पौधे की कैटेगरी में रख दूंगा, ठीक। और यदि वह उस पौधे के जैसे नहीं है जैसा मैं सोचा था, या कोई और पौधा इस टाइप में नहीं है, ये कोई एक नया पौधा हो गया है, तब मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसका करूंगा नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। सबसे पहले मैंने एक नया पौधा खोजा, उससे पिछले जो भी मैंने पौधा या कोई और भी साइंटिस्ट है वो भी यही कार्य करेंगे कि उन्होंने कोई पौधा खोजा, कोई बॉटनिस्ट है किसी नए पौधे को खोजे। ये काम केवल पौधे पर नहीं, किसी भी जीव का आप एग्जांपल ले सकते हैं जो कोई एक नया प्रजाति खोजा गया हो, कोई चिड़िया हो, ठीक इसी प्रकार से ये भी करेंगे। कोई चिड़िया मान लिया मैंने, उस चिड़िया को मैंने खोजा, सबसे पहले उसको पहचानूंगा कि हाँ क्या ये जो मैं पहले से चिड़िया को देखते आ रहा हूँ उसके उसी टाइप से है, यदि हाँ है तो इस वाले जो नया वाला चिड़िया है इसको उसी कैटेगरी में रख देंगे, और जब नहीं है उस टाइप का चिड़िया, कोई नया प्रकार का चिड़िया है, तो उसका सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में उसका नॉमेनक्लेचर करूंगा, अर्थात जब ये कोई नया पदार्थ आ गया है तब आप उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, इसके बाद इसका आप करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले कोई नया पौधा आया, उसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका पहचान करूंगा। पहचान किस हिसाब से करूंगा, पिछले से उसका लक्षण मिला के करूंगा। यदि लक्षण मिला, लक्षण के हिसाब से जब लक्षण मिला किसी पहले वाले पौधे से तब उसको उस कैटेगरी में रख दूंगा। यदि लक्षण नहीं मिला तब उसका दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, उसका नामकरण करूंगा। ये नामकरण यहाँ पर कोई और नामकरण नहीं, यहाँ पर नामकरण होता है केवल वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और जब मैं इसका वैज्ञानिक नाम रख लिया उसके बाद इसका मैं करूंगा वर्गीकरण, वर्गीकरण। तीनों पॉइंट क्लियर, बस आपका यही तीनों होता है वर्गीकरण। तो एक बार और देखिएगा, मैंने कोई नया पौधा खोजा, यहाँ पर आप कोई पौधा की जगह पे किसी जीव, किसी जंतु, किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी को भी रख सकते हैं जो भी आप कोई नया खोजे हो। सबसे पहले उस जो भी आपका जीव है उसको सबसे पहले आप पहचान करेंगे कि यह किस संघ से या कहाँ से आया हुआ है, इससे पहले क्या जो मैं खोजा हुआ हूँ उससे मिल रहा है लक्षण इसका कुछ भी, इसका बाहरी संरचना या इसका आंतरिक संरचना या इसका कोशिकीय संरचना कुछ भी, पहले वाले से जब इसका मिलेगा तो उसको आप उस कैटेगरी में रख देंगे। यदि नहीं मिला तब उसके बाद आप इसका नामकरण करेंगे, वैज्ञानिक नामकरण। वैज्ञानिक नामकरण जब पौधा रहा तब कौन करेगा, ICBN। यहाँ पर कोई जंतु रहा तब कौन करेगा आपका ICZN। यहाँ पर कोई बैक्टीरिया रहा तब कौन करेगा ICNB, ठीक है। और जब यहाँ पर कोई नया आपका विषाणु अर्थात वायरस आ गया
तब आपका यह नामकरण करेगा आपका ICVN संस्था। क्लियर है? ठीक। तो आपका नॉमेनक्लेचर हो गया। नॉमेनक्लेचर करने के बाद आप इसका करेंगे वर्गीकरण। अब वर्गीकरण करने का क्या फायदा है, इसको आप अभी आगे थोड़ा अच्छे से समझेंगे पूरा डीप में। तो बस अभी आप ये समझे कि ये आपका वर्गीकी क्या है। तो आप वर्गीकी का जब आपको डिफिनेशन देना रहा तो आप सेम यही डिफिनेशन देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई नया जीव खोजा गया हो तो उसका सर्वप्रथम पहचान करते हैं, उसके बाद उसका नामकरण करते हैं और अंतिम में उसका वर्गीकरण करते हैं। इसे आप वर्गीकी कहते हैं। क्लियर? तो इसे लिख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव का सर्वप्रथम पहचान होता है, पहचान किया जाता है, तत्पश्चात अर्थात उसके बाद नामकरण किया जाता है और अंत में आपका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सर्वप्रथम जीव का पहचान करते हैं, उसके बाद जीव का नामकरण करते हैं और अंत में उसका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण करते हैं। क्लियर इतना पॉइंट? अब ये सब आपका इतना क्लियर होने के बाद आपका बात आता है कि हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जब आपका बात आया, सबसे पहले एक बार और इसको वर्गीकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव का सर्वप्रथम पहचान करते हैं, उसके बाद उसका नामकरण करते हैं। नामकरण आपका वैज्ञानिक नाम होता है, पहचान आपका लक्षणों के हिसाब से किया जाता है और अंत में आपका वर्गीकरण किया जाता है। उसे हम वर्गीकी कहते हैं। अब आता है बात की आपके वर्गीकी के जनक किसे कहते हैं। तो आपका द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी के जनक आपके सेम वही हैं, एरिस्टोटल। अभी तक आपको याद होना चाहिए कि आपको एरिस्टोटल किससे किसके जनक आप अभी तक मैंने आपको बताया। साइड नोट बस समझने के लिए एक बार, ये एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु पहला तो थे आपके बायोलॉजी के जनक, दूसरा आपके जूलॉजी के जनक और तीसरा आपके टैक्सोनॉमी के जनक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जीव विज्ञान के जनक वही है आपके। दूसरा आपका क्या है, ये जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही है। तीसरा आपके वर्गीकी टैक्सोनॉमी के भी जनक अरस्तु ही है।
इतना क्लियर है। अब आपका एक और बात आता है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट आता है कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अभी तक की नॉर्मल था कि कौन है आपके फादर टैक्सोनॉमी के। सेकेंड आता है आपका कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो जब आपका नॉर्मल कोई पूछा कि आपके वर्गीकी के जनक कौन है, तब आप बताएंगे कि अरस्तु। पर जब आपको कहा को कि वर्तमान के या आधुनिक जनक कौन है वर्गीकी के, तब आप नाम लेंगे कैरोलस लीनियस। कैरोलस ये। अभी तक इतना आपका जब क्लियर हो जा रहा है, तब आपका ये वर्गीय टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने सबसे शुरू में क्या बोला कि जब आपका कोई भी नया जीव है, उसको जब हम खोजें, सबसे पहले उसका पहचान आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, अर्थात उसका नामकरण करेंगे। तीसरा स्टेप हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, जिससे हम लोग वर्गीकरण करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग आए कि हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तब आप बताएंगे कि वर्गीकी के जनक आपके अरस्तु हैं। और जब बात आया आपका कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तब आप बार बार उसका नाम बताएंगे कैरोलस लीनियस। ठीक है। ओके, तब आप इसको भी नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर है। तब अब करते हैं इसको। अभी तक हमने क्या देखा, वर्गीकीय टॉपिक में हम लोग यह देखे आपका कि वर्गीय होता क्या है। तो इसके लिए हम लोग यह देखते हैं कि जो भी हम नया जीव का खोज करेंगे, सर्वप्रथम हम उसका पहचान करते हैं, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि जब आप उसको पहले लक्षण मिलाएंगे, जब लक्षण आपका पहले किसी से नहीं मिला, तब हम बढ़ते हैं कि उसका हम करेंगे नॉमेनक्लेचर, अर्थात उसका नामकरण। और जब आप नामकरण करेंगे, तब आपका थर्ड टॉपिक आता है कि आप करेंगे अब इसका क्लासिफिकेशन। इतना क्लियर है। तो इसको भी रब कर देते हैं। अब इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट शब्दावली है। ठीक है। वो है आपका, यहाँ पर वर्गीकी खत्म होता है, जैव विविधता भी ये आपका खत्म था ही। अब आता है आपका कि वर्गीकरण पद्धति। इसे हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। ठीक है। तो सिस्टेमैटिक्स क्या है? तो सिस्टेमैटिक्स को हम समझने के लिए इसका भी एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं।
जैसे माना कि यह कोई एक व्यक्ति है और यह एक महिला और इनके बच्चे हैं, ये तीनों। तो जैसे माना मैंने कि ये आपका एक व्यक्ति है मेल और यह है फीमेल और ये तीनों हैं उसके ऑफ स्प्रिंग। मतलब यह एक नर है, यह एक मादा और ये तीनों इसके संतानें हैं। तो मैंने माना कि ये जो नर है इसके बाल हैं नीले, इस फीमेल के बाल हैं नीले, तो इनके संततियों में भी दो का बाल तो नीला हो गया पर आपका एक का बाल लाल हो गया। समझिए कंडीशन। फीमेल सॉरी मेल है और ये फीमेल, ये दोनों आपके पेयर अर्थात जोड़े युगल जोड़े हैं। ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करने के बाद इनका ये तीनों संतति होते हैं। इसमें से ये जो मेल है और फीमेल है इन दोनों के बाल आपके नीले हैं, जस्ट एज्यूम। तो आपके इनके जो बच्चे हुए तीनों, इसमें से दो का बाल तो आपका नीला हो गया पर एक जो है इसका बाल आपका लाल हो गया। अब ये कैसे संभव हुआ? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जो मेल है इसके पूर्वजों का अध्ययन किया। ठीक है, तो इसके पूर्वजों का अध्ययन करने के बाद हमें यह पता चला कि जो इसकी ये जो बच्चा है इसके पिता की, जस्ट एज्यूम कि इसकी जो माँ है, इसके पिता की जो माँ है, तो बच्ची हो गई काफी छोटी। जैसे ये कोई फीमेल है और इनका आपका बाल था रेड, समझिएगा। जैसे ही ये जो मेल है और फीमेल है इन लोग का बाल आपका ब्लू है, तो इससे इनके ऑफस्प्रिंग जो इनके संततियां हुई हैं बच्चे, इनके दो का बाल नीला है एक का बाल लाल हो गया। तो ये जो इसका बाल लाल हुआ इसको जानने के लिए हमने इस व्यक्ति के पूर्वज का अध्ययन किया। पूर्वज का अध्ययन किया तब मुझे क्या पता चला कि ये जो मेल है इनकी माँ का बाल आपका लाल था, तो इससे यह गुण आपका इनकी माँ से इनमें आया और इनसे इनके बच्चे में गया। सॉरी इनमें तो नहीं आया पर इनके द्वारा होते हुए इनके बच्चे में आपका यह गुण आकर हो गया क्या कहते हैं एक्टिव हो गया। तो यही आपका प्रोसेस होता है वर्गीकरण पद्धति। तो वर्गीकरण पद्धति आपका क्या होता है कि किसी भी जीव का ये जो तुलना कर रहे हैं इस बालक का, इसके विकासीय संबंध इनकी माँ से ये जो बालक हुआ इनका, इनकी माँ का, उससे इनके बालक हुए, तो इस बालक का इनके साथ जो संबंध आपका दिखाई दे रहा है इनका इनकी दादी माँ के साथ, ये संबंध आपका वर्गीकरण पद्धति के अंदर आता है। तो वर्गीकरण पद्धति का डिफिनेशन यह होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव का संबंधीय विकास, या सीधे ऐसे बोल सकते कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव का विकासीय संबंध अध्ययन करते हैं उसे हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। जीव का तुलना कर रहे हैं किसी से उसके विकास के संबंध में। इसका बेसिक दूसरा एग्जांपल लेना चाहे तो आप ले सकते हैं मेरा क्या मतलब है विकासी संबंध का। तो विकासी संबंध का मतलब है जैसे कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य है तो मनुष्य, कहते लोग ना कि बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई है, कि बंदर का विकास होता गया तो मनुष्य बन गया। ये आपका एग्जाम्पल इसी में आ जाएगा। विकासीय संबंध, हमारा वानर बंदर के साथ क्या संबंध है, तो विकासीय संबंध है। कुछ विकास होता गया, हमारा संबंध डेवलपमेंट होता गया। तो मनुष्य का बंदर के साथ तुलना किया जा रहा है, संबंध है यही, तो इसी को हम कहते हैं विकासीय संबंध।
यहीं से आपका ये डिफिनेशन बनता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव का तुलना उसके विकासी संबंध के आधार पर किया जाता है उसे हम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम आपका पहले के जैसे प्रोसेस होता है। इसी प्रकार से सबसे पहले आपका पहचान किया जाएगा, उसके बाद नामकरण होता है, नामकरण के बाद आपका वर्गीकरण होता है। केवल आपका एक पॉइंट बढ़ जाता है, वो है आपका विकासीय संबंध का अध्ययन। ठीक है, ये आपका इसी प्रकार से चलता है, ऐसे नीचे आपका बढ़ते रहेगा। ये किसी जीव में सबसे पहले पहचान करेंगे, टैक्सोनॉमी वर्गीकी से तुलना कीजिएगा। वर्गीकी में क्या था, आपका पहचान सबसे पहले किसी जीव का कर लिए, उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर अर्थात उसका नामकरण किए, तीसरे में आप उसका वर्गीकरण कर दिए। इसमें क्या बढ़ के बस आपका एक पॉइंट, इससे भी पहले पहचान होगा किसी जीव का, उसके बाद उसका नामकरण किया जाएगा, फिर उसका वर्गीकरण किया जाएगा और अंतिम में उसका विकासी संबंध का अध्ययन किया जाएगा। एक पॉइंट आपका बढ़ा वर्गीकरण पद्धति में। ठीक है, अब ऐसे ही इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, इतना बड़ा लिख ले बढ़िया, सीधे एक ही बार में इस सबको एक ही बार में लिख लेंगे अभी। क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का तुलना उसके नीचे लिख देते हैं विकासीय संबंध के अनुसार किया जाता है। तो अभी ये डिफिनेशन आपका हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की तुलना उसके विकासी संबंध के आधार पर किया जाता है। इसे आप आधार कर लीजिए, विकासी संबंध के आधार पर किया जाता है। ये जो आपका टॉपिक है वर्गीकरण पद्धति, इसे आप फनली वर्गीकरण सिद्धांत भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपको फर्दर टॉपिक्स में काफी डीप में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी बस नॉर्मल इतना ही समझिए, इसलिए बस एक पॉइंट और याद कर लीजिए, इसका भी पूछ देता है आपसे कि फादर ऑफ सिस्टेमेटिक्स, कि हु इज फादर ऑफ सिस्टेमेटिक। तो इसका भी आप यही लिख लेंगे कि कैरोलस लीनियस। ठीक है, इसके पहले जो मैं बताया हूं उसमें क्या था कि हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकरण के पिता कौन है, तब आप पहला बताएंगे ओनली कि अरस्तु। पर जब आपसे ये पूछा गया कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न, हु इज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तब आप बताएंगे कैरोलस लीनियस। और सेम वही है जब आपसे पूछ दिया गया कि हु इज फादर ऑफ सिस्टेमेटिक, तब भी आप बताएंगे कि कैरोलस लीनियस। ठीक है, आपका यहाँ पर वर्गीकरण पद्धति भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि वर्गीकरण आखिर करते ही क्यों है। उसे कंप्लीट करने के बाद आज का लेक्चर यही कंप्लीट कर देंगे। तो ये आप इसमें जो भी आपको समझ में आया कुछ नोट करने लायक नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं उस वाले टॉपिक पर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके,
अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? आते ही सबसे पहले हम लोग देखे कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता में ये नॉर्मल एक बार डिफिनेशन पहुंच गया कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जीवों की अनेक प्रकार की जो भी उसमें भिन्नताएं दिखाई देती हैं उसे हम जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद हम लोग IUCN जो आपका था इंस्टीट्यूट, उसके अनुसार हमें यह पता चला कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन प्रजातियां हमने खोज ली हैं, जिसमें से लगभग 12 लाख तक आपकी जीव है वनली जंतु, और उसमें से 5 लाख आपके पादप हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसमें जो भी इतना से हम लोग खोज लेते। अब इन लोग का नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोगों ने 3-4 संस्थाओं का नाम देखा, उसका फुल फॉर्म देखा था। इसमें ICBN, ICZN, ICVN और ICNB सॉरी, ये था चारों। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि वर्गीकी क्या है। तो वर्गीकी में हम लोग यह देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खोजे गए जीव का सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम लोग क्या बोले थे, पहचान। दूसरा नॉमेनक्लेचर, जिससे हम लोग बोले थे नामकरण। तीसरा था हम लोग का क्लासिफिकेशन, जिससे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तब हम लोग बताए थे कि अरस्तु। और जब आपसे पूछा गया कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तब आप बोलेंगे कि आपका उसके हैं आंसर आपका आएगा कैरोलस लिनियस। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि आपका आता है कि सिस्टेमेटिक्स कौन है। तो जब आपसे कोई पूछा कि सिस्टेमेटिक्स अर्थात वर्गीकरण पद्धति क्या है, तब आप क्या बताएंगे कि वर्गीकरण पद्धति के क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की तुलना उसके विकासी संबंध के आधार पर किया जाता है, उसे हम कहते हैं वर्गीकरण पद्धति। ठीक है। इससे भी स्टेप होता है कि पहले आप उसका पहचान करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, जिससे हम क्या कहते हैं, नामकरण। तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन, और चौथा था हमारा विकास संबंध अर्थात इवोल्यूशन, आपका क्लासिफिकेशन या कह दीजिए इवोल्यूशन कनेक्शन। ठीक है। ये आपका चौथा भी क्लियर हो गया। उसका जब आपसे कोई एग्जाम्पल पूछा किसका, वर्गीकरण पद्धति का, तब आप दे सकते हैं मनुष्य और बंदर। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े एकदम लास्ट में कि हु इज फादर आपका ये क्या था, सिस्टेमेटिक्स। तो उसके जनक कौन है आपके, तब भी आप बताएंगे कि कैरोलस लीनियस। ठीक है। आपका अब टॉपिक आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। मतलब क्या हुआ, समझते हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्या हुई, जैसे हम लोग क्या किए, वर्गीकरण वर्गीकी में या आपका वर्गीकरण पद्धति में नामकरण पहचान किए, फिर नामकरण किए, तीसरा उसका वर्गीकरण आया टॉपिक। तो अब ये वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, तो देखिए टॉपिक इसका क्या है, इसकी आवश्यकता में क्यों होती है। पहला है आपका जीवों को पहचानने में दूसरा उनका विकासी संबंध स्पष्ट करने के लिए, तीसरा है आपका जीव जीव या सीधे आप इसे प्रजातियां कर लीजिए, प्रजातियां जो हमारे क्षेत्र में अनुपस्थित हैं अर्थात absent, अनुपस्थित हैं, उनके बारे में
भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। और लास्ट टॉपिक है अध्ययन में सरलता होने हेतु। ये है आपका 4 पॉइंट मेन, जिसके लिए हम आपका वर्गीकरण करते हैं। तो ये मैं 4 टॉपिक लिखा क्या हूँ। पहला टॉपिक एक बार और, जीवों को पहचानने के लिए कि जीव आखिर क्या है। मनुष्य कैसे पहचानेंगे, कोई कीड़ा है या पौधा है या क्या है, कुछ भी आप पहचानने के लिए सबसे पहला पॉइंट है वर्गीकरण करेंगे। दूसरा, उसके विकासी संबंध स्पष्ट करने के लिए, जैसे मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, तो मेरा विकासी संबंध क्या है। कोई भी मनुष्य, उसका विकासी संबंध का स्टार्टिंग ही होता है किसी भी बंदर से। बंदर में थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, कुछ और बना, उससे थोड़ा और होते होते मनुष्य का अब पहुंचा है। ऐसे मनुष्य का निर्माण विकास से संबंध में बोल रहे हैं। विकासी संबंध में मनुष्य जो प्रेजेंट टाइम में जो मनुष्य है उसका विकास हुआ तो वानर से हुआ, बंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट की विकासी संबंध स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। तीसरा आपका कि प्रजातियां जो हमारे एरिया में नहीं पाई जा रही हैं उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर हैं तो हमारे एरिया में, जैसे कोई यूपी में है, तो क्या यहाँ पर हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा। जैसे अमेजन के जंगल में क्या हो रहा है, या कहीं एनाकोंडा हो रहा है, काफी बड़ा बड़ा, जो भी कुछ जीव होता है जो कुछ एरिया में ही आपके पर्टिकुलर अनुकूल रहते हैं। किसी और एरिया में जाएंगे तो वहां पर कुछ और जीव उस एरिया के प्रतिकूल अनुकूल रहते हैं। इसीलिए कुछ एरिया आपका फिक्स रहता है जहां पर कोई जीव आपका अस्थायी रूप से रह सकता है। तो जो हमारे एरिया में नहीं पाए जा रहे हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं हम वर्गीकरण के द्वारा। और आपका अंतिम टॉपिक है कि हमारे अध्ययन में सरलता के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे माना कि ऐसे ही बहुत सारा, ऐसे ही कोई हिंदी का बुक है, कोई इंग्लिश का बुक है, कोई कुछ है, ऐसे इसी में एक ही प्रकार पूरा एक ही पसर दिया गया है। जस्ट एज्यूम एग्जाम्पल के लिए, इसी में कोई हिंदी है, कोई इंग्लिश है, कोई कुछ है। आपने कुछ लीजिए, आप बस इंग्लिश में लीजिए। जैसे मानिए कि कोई हिंदी है, इसमें कोई इंग्लिश का बुक है, और इसमें कोई मैथ का बुक है, ठीक है। आपको अब इसमें से कह दिया गया कि आप तुरंत ही एक ही बार में जितना हिंदी का बुक है अलग निकालिए, मुझे बताया कि कितना बुक है। फिर चाहा तो मैंने ये बोला कि मुझे आप एक ही बार पूरा इंग्लिश का बुक निकाल के अलग रख दीजिए और बताइए मुझे कि कितना बुक है। एक बार में जब आपसे कोई पूछा कि क्या संख्या है, इसमें क्या बुक है, किस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं। पर जब मैं इन्हीं बुक्स को, आपका हिंदी है तो हिंदी का एक अलग से सेल्फ बनाया, ऐसे ही गणित है, मैथ, उसके लिए एक अलग से सेल्फ बनाया, और आपका इंग्लिश है, अंग्रेजी, उसके लिए एक अलग से सेल्फ। सेल्फ मतलब कोई एरिया जैसे रेक होता है तो उसमें कुछ रहता है ना कि हाँ लाइन से मैं रख दिया पूरा हिंदी का, पूरा मैथ का, पूरा इंग्लिश का, आपका एरिया बांट दिया कि इससे पूरा आप हिंदी रखाएगा तो हिंदी ही रहेगा। अब यहाँ से आपसे कोई कहा हिंदी निकाल, एक बार में निकाल लेंगे, मैथ का तो मैथ निकालेंगे, इंग्लिश का तो इंग्लिश। अब समझ में आया। यहाँ पर आपका एक ही पास पूरा एक ही में मिला हुआ था। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए कि आपका 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जो बताया गया था आईयूसीएन के अनुसार, ऐसे आपके इतने जीव खोजे गए थे। जब आप उसका वर्गीकरण ऐसे नहीं करते तब आपको ये संख्या नहीं पता चलता। जैसे मैंने आपसे बता दिया कि 12 लाख आपके जीव पाए गए और 5 लाख आपके पादप। इतना आसान नहीं रहता ये बताना जब आप ये वर्गीकरण पद्धति नहीं लाते। समझ में आया। इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल बस दिया। एग्जाम्पल से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको मतलब था समझाना कि आवश्यकता क्या है हमें वर्गीकरण की, तो मैंने आपको समझा दिया ये।
आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम पहुंचेंगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, नॉमेनक्लेचर, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जैसे मनुष्य का नाम होमो सेपियंस पड़ा, ये कैसे पड़ा, इसमें जो आपका क्यों दो ही नाम पड़ रहा है कि एक होमो है तो दूसरा सेपियंस है। इसमें हाँ मुझे पता है, आपको हो सकता हो या ना हो, बाद में आपको भी चल जाएगा अगले लेक्चर में कि होमो और सेपियंस ये क्यों आपका पास दो ही नाम पड़ा। जैसे आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका है, इससे भी क्यों आपका पास दो ही वर्ड हुआ यूज। ये सब जो आपका जानकारी है ये सब अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।